नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद शुरू हो रहा है, क्योंकि अब खुद संसद से लेकर के संतों तक इसे प्रदूषण से मुक्त कराने की गुहार लगाई जा रही है। बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद ने गुहार लगाई और उन्होंने मांग की है कि प्रदूषण से जल्द नर्मदा को मुक्त कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी मांग की है कि नर्मदा जो सर्किट है जिसे बनाया जाने की बात कही गई थी उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश हो या पूरे देश, साधु संत हमेशा से नर्मदा को प्रदूषण मुक्त बनाने की गुहार लगाते रहे हैं। ऐसे में जब सांसद से लेकर संत तक गुहार लगा रहे हैं कि नर्मदा के अपराधियों को मत बख्शो और उसमें प्रदूषण मिलाना बंद करो, तो आखिर शासन, प्रशासन, सरकारें मौन क्यों हैं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने एक तरफ नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त करने का मुद्दा उठाया, केंद्र सरकार से गुहार लगाई, और दूसरी तरफ उन्होंने नर्मदा सर्किट पथ जो है उसे बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया है कि जो वादा किया है उसे पूरा किया जाना चाहिए। सदन के अंदर कैसे रखी गई नर्मदा से जुड़ी ये दो बड़ी मांगे, सुनिए। मां नर्मदा के किनारे पे अनेक नगर बसे हुए हैं, उन नगरों का गंदा पानी भी नर्मदा नदी में न जाए, इसके लिए भी सरकार को उपाय करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राम की लौकिक लीला के स्थलों पर और नर्मदा के परिक्रमा पथ पर विकास हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा करे। जिस तरीके से नमामि गंगे के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है, वैसे इन दोनों आध्यात्मिक केंद्र के लिए भी मां नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमावासी अनेक कष्ट उठाकर इस नदी की परिक्रमा करते हैं, तो मां नर्मदा का परिक्रमा पथ ही विकसित किया जाए। और उधर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांसद या सदन के अंदर ये मांगे उठ रही हों। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी नर्मदा को निर्मल बनाने की कोशिशों में, नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त कराने की कोशिशों में लगा दी है। बहुत कम उम्र में मां नर्मदा के लिए अन्न जल त्याग करके लगातार कठिन परिश्रम करने वाले, जन जागरण चलाने वाले भैया जी समर सरकार क्या कह रहे हैं, जरा इस मुद्दे पर यह भी सुनिए। जल दूषित हो रहा है, उतनी ही तीव्रता से हमारा गांव, नगर, समाज संक्रमण का शिकार हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण मां नर्मदा का जल बड़ी तीव्रता से दूषित हो रहा है। दूसरा, इससे भी बड़ा महासंकट है कि जितनी तीव्रता से जल दूषित हो रहा है, उतनी तीव्रता से मां नर्मदा का जल स्तर कम भी हो रहा है। आज उद्गम स्थल से लेकर डिंडोरी तक और अनेक घाटों पर मां नर्मदा का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि मां नर्मदा का जो हरित क्षेत्र है, मां नर्मदा का जो जल संग्रहण क्षेत्र है, वो जरूरत, व्यवस्था और सेवा और विकास के नाम पर धीरे धीरे वो हरित क्षेत्र जो है सिमटता जा रहा है। जंगल, अभ्यारण्य, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, ये भी देखना दिलचस्प है। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, ये सुनिए। कहा गया था कि वहाँ पे करोड़ों पेड़ लगा दिए, जो है नहीं। उत्खनन मशीनों से हो रहा है, जबकि कमलनाथ जी सरकार ने इसको रोका था। तो कुल मिला के इसको बचाने की आवश्यकता है और आने वाले समय में ये कहा ही जा रहा है कि युद्ध पानी के लिए होगा। अगर ये वहाँ पे प्लांटेशन नहीं हुआ और ये रेत उत्खनन इस तरह से होता रहा, तो नर्मदा जी का अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। माननीय सांसद जी ने लोकसभा में जब ये प्रश्न किया, तो निश्चित रूप से मां नर्मदा जीवनदायिनी है मध्य प्रदेश की, और कल कल बहती हैं, स्वच्छ नदी है सबसे, और मान्यता है मध्य प्रदेश में उस नदी की। तो माननीय सांसद जी ने जो उसको पवित्र रखने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए जो बात की है, निश्चित रूप से प्रदेश के सभी लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आप देखेंगे कि नर्मदा किनारे जो दारू की दुकानें बंद करने का काम किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था। पेड़ लगाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया था। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी वन प्लांट अ डे, डेली एनवायरनमेंट, कैसे पर्यावरण की रक्षा की जाए, इन सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता काम करते हैं।
तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो बहुत ज्यादा सीधे तौर पर जनता से, नर्मदा से जुड़े हैं। प्रदूषण से कब मुक्त होगी नर्मदा? सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही अपना वादा? सैकड़ों करोड़ों पानी में बहाए, नर्मदा में जहर मिलने से नहीं रोक पाए। लंबा चौड़ा बजट है, संसद, ग्रीन ट्रिब्यूनल और अदालत, हर जगह मामला, फिर भी ऐसी हालत। एमपी में नर्मदा के अपराधी कौन? केंद्र, राज्य और प्रशासन सब मौन। ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम उठा रहे हैं कि आखिर कैसे तमाम लोग जो हैं वो मौन बैठे हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम देखते हैं कि सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। सविता दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, होशंगाबाद से ताल्लुक रखती हैं, नर्मदा के साथ पली बड़ी हैं और इसलिए नर्मदा का दर्द बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सविता जी, स्वागत है आपका। सविता जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि नर्मदा को लेकर वादे सभी करते हैं और मैं कांग्रेस की सरकारों का भी नाम इसमें जोड़ना चाहता हूं ताकि यह मामला, चूंकि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, इसमें पॉलिटिक्स कम रहे। तो कब आखिर नर्मदा प्रदूषण से मुक्त होगी और सरकारों की प्रायोरिटी लिस्ट में नर्मदा का प्रदूषण से मुक्त कराना क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है, आपने ये ज़रूर कहा कि कांग्रेस की सरकारों का भी नाम लूंगी, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि पिछले 15 वर्ष 2003 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और फिर उसके बाद 2020 से अभी 2 साल भारतीय जनता पार्टी की लूट से बनी सरकार हो गई, 2 साल की। इन 18 वर्षों में, 17-18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने नर्मदा पर पूरी राजनीति की। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान नर्मदा किनारे के गांव के हैं। मैं खुद नर्मदा किनारे की गांव की हूं और वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि नर्मदा का कितना महत्व है भारतीय समाज में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने पूरा कोशिश की कि नर्मदा लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा यात्रा की और पूरे नर्मदा के किनारे की यात्रा की, करोड़ों रुपए का बजट व्यय किया, करोड़ों रुपए के पेड़ पौधे लगाए, ये कहकर कि हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया है उस पर, उसके पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। और एक विशेष रूप की आज जब मैं देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्वयं ये कह रहे हैं कि नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए, तो आश्चर्य की बात यह है कि जिसकी सरकार 18 साल से हो, उसी पार्टी का सांसद संसद में खड़े होकर कह रहा हो कि नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। और बात मैं बताऊं कि पिछले नर्मदा जयंती पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया है। ये खुशी की बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस शहर का नाम, जिस जिले का नाम, जिस संभाग का नाम नर्मदापुरम हो, ऐसी जगह पर नर्मदा से अवैध उत्खनन हो रहा हो, लगातार नर्मदा की छाती छलनी की जा रही हो और स्वयं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, स्वयं मुख्यमंत्री के गांव में, उनके आंखों के सामने नर्मदा का अवैध उत्खनन हो रहा हो, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है। स्वयं नर्मदापुरम नगर में, होशंगाबाद नगर में गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है। मुश्किल ये है कि पूरे नर्मदा क्षेत्र में, पूरे जिले भर में जहाँ जहाँ नर्मदा घाट हैं, जहाँ जहाँ लोग स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ एक आचमन जल शुद्ध नहीं मिल रहा है। इतनी गंदगी नर्मदा जी में आ गई है। नर्मदा पथ की बात हुई, हमारी जब सरकार आई, मात्र 1.5 साल सरकार इन लोगों ने चलने दी, लेकिन उस समय भी माननीय कमलनाथ जी ने नर्मदा पथ बनाने, नर्मदा परिक्रमा पथ बनाने की बात की और हमने तय किया कि नर्मदा परिक्रमा पथ बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है और नर्मदा जी पर तो विशेष रूप से राजनीति करती है और 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसका प्रमाण है कि उनके खुद के सांसद संसद में कह रहे हैं कि नर्मदा जी को स्वच्छ रखने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। ठीक है, मैं आता हूं। सविता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, मनीष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रभात साहू जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष शर्मा जी जो हैं प्रांतीय संयोजक हैं नागरिक उपभोक्ता मंच के, स्वागत करता हूं आपका मनीष जी बहुत बहुत। और साथ ही साथ प्रभात साहू जी, पूर्व महापौर बीजेपी, बहुत स्वागत है प्रभात जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रभात जी आपके पास आता हूं, सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि खुद सांसद जो हैं वो कह रहे हैं, संत कह रहे हैं मध्य प्रदेश के कि नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त कराएं,
आखिर कहां कमी रह जा रही है सर? क्योंकि बयानों में तो हमने देखा है कि बहुत कुछ नर्मदा के लिए हो रहा है, घाटों पर जाकर देखते हैं तब समझ में आता है कि कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, मैं जो भी हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक चश्मे को उतारकर हम बात करें। नर्मदा जी हमारी जीवन दायिनी है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है और हमको नर्मदा जी को बचाने के लिए प्राण प्राण से जुटना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। राजनीतिक रूप से बहुत सारी बातें सारे राजनीतिक दलों ने की है। मुझे बहुत वेदना, मैं प्रतिदिन नर्मदा जी जाता हूँ। जहां तक हमारी बहन कह रही थी नर्मदा जी का आचमन ग्वारी घाट में आप आए तो बड़ा शुद्ध मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमको ये मानना पड़ेगा कि अभी भी जो हम बात कहते हैं उससे कहीं ना कहीं दूर है, चाहे वो हमारी सरकार रही हो चाहे उनकी सरकार रही हो। नर्मदा जी कोई आज नहीं बह रही कि 18 साल से नर्मदा जी आज बह रही हो। नर्मदा जी सनातन समय से बह रही, तो न पूर्व की सरकारों ने कोई बड़े निर्णय किए। बातचीत जरूर हुई है कि नर्मदा जी पर हमको पथ बनाना चाहिए, हमको नर्मदा जी में मिलने वाले नाले बंद करना चाहिए, नर्मदा जी किनारे पर्यावरण शुद्ध करना चाहिए, पर ये करेगा कौन? इसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होता? मैं इस बात में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि राजनीति से हटकर चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, नर्मदा जी जीवन दायिनी है, सिर्फ हमारी आस्था नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि इंदौर की जनता को ओंकारेश्वर से 70 किलोमीटर दूर से पानी आता है, जिसको 3 बार लिफ्ट करके लाना पड़ता है, लगभग 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च होता है। जो नर्मदा के किनारे शहर रहते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को, सारे जनप्रतिनिधियों को इस पर ठीक ढंग से विचार करना चाहिए, कोई ठोस योजना बनाना चाहिए और समय तय करना चाहिए कि इस समय के भीतर हम नर्मदा पथ बनाएं। नर्मदा पथ बने ना बने ये बिल्कुल सेकेंडरी बात है, लेकिन नर्मदा जी में मिलने वाले नाले उनको तत्काल बंद किया जाना चाहिए, एक बड़ी प्रोजेक्ट बनना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, केवल हवाई बातें ना हो। मैं इस बात से बिल्कुल निश्चित रूप से सहमत हूं कि कोई ठोस योजना नर्मदा जी को लेकर किसी भी सरकार ने नहीं की। ठीक है, मनीष शर्मा जी आपके पास आता हूं। मुझे बताइए कि बीजेपी हो या कांग्रेस, पिछले हम 2003 से अब तक की बात करें या उसके पहले के दशकों की बात करें, ये सब नर्मदा को लेकर के इतनी अच्छी संवेदनशील बातें करते हैं। तमाम लोग, किसी को भी आप देखिए, ऐसा लगता है कि इनको वाकई में पीड़ा है, वेदना है, लेकिन वो प्रोजेक्ट सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वजह है कि नर्मदा को लेकर के जितनी बातें कही गई, मुझे नहीं लगता कि उसमें से 2-4% भी पूरी हुई है। हर साल नर्मदा की बद से बदतर स्थिति हो रही है। ये सही बात है, आप सही कह रहे हैं कि नर्मदा जी में 326 नाले नालियां मिलते हैं अमरकंटक से लेकर मध्य प्रदेश के बाउंड्री तक। प्रोजेक्ट बहुत बनाए गए। एनजीटी में हमने केस फाइल किया, हाईकोर्ट में हम कुल मिला के 6 याचिकाएं दायर कर चुके हैं नर्मदा जी के संरक्षण के लिए। इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे महापौर जी बैठे पूर्व, हमने उनको 3 बार ज्ञापन दिए थे कि जो जबलपुर शहर में नर्मदा जी में नाले मिल रहे हैं उनको रोकिए, एसटीपी लगाइए। आप पूछिएगा उन्होंने कितना काम किया, वो जवाब देंगे, मैं नहीं पूछता। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आज से लगभग 6-7 साल पहले केंद्र सरकार ने 74 करोड़ रुपए दिए थे एसटीपी लगाने के लिए नर्मदा जी में मध्य प्रदेश सरकार को, लेकिन वो 74 करोड़ रुपए केवल सर्वे में खर्च कर दिए गए, एक भी एसटीपी नहीं लगाया गया। ये तो इनकी वर्किंग है। इसके बाद एनजीटी ने इनको सख्त हिदायत दे चुके हैं कि जल्दी से जल्दी एसटीपी स्थापित किया जाए। अभी तक बहुत सारे इनके कागजों में चल रहा है एसटीपी बनाना, लेकिन आज तक लगाए नहीं गए। जबलपुर में जितने भी नाले मिल रहे हैं या मध्य प्रदेश में, किसी में भी एसटीपी आपको देखने नहीं मिलेगा। मिलेंगे भी जो, तो या तो वो बिजली की कमी से कहीं बंद पड़े हुए या खराब हो चुके हैं। 6-7 स्थापित किए गए हैं अभी, लेकिन वो भी खराब पड़े हुए हैं। तो सबसे दुर्भाग्य की बात, इस बार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी हमारी याचिका पर कि आज तक मध्य प्रदेश सरकार इतने सालों में कार्य योजना प्रस्तुत नहीं कर पाई कि कैसे नर्मदा जी को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। ये शर्मनाक बात है। ठीक है। तो आप इस स्थिति से समझ सकते हैं कि कागजी कार्रवाई बहुत करते हैं, नेता लोग बहुत भाषणबाजी करते हैं, कहीं यात्रा करते हैं। मनीष जी मुझे एक चीज बताइए कि मनीष जी कि ये मामला देखिए संत उठा रहे हैं, ये मामला संसद में सांसद उठा रहे हैं, ये मामला आप जैसे जागरूक लोग कोर्ट में उठा रहे हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं और जहां जहां जा सकते हैं अदालतों में जाकर के बैठे हैं। अदालत में ये मामला है, जनता की अदालत में ये मामला है, संसद में ये मामला है, संतों की अदालत में ये मामला है। लेकिन मेरा बस सवाल सिर्फ यहीं आकर, क्योंकि मैं खुद नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिसे कहा जाता था पहले, वहां का वासी हूं, तो मुझे ये जानने में बड़ा उत्सुकता है कि आखिर कहां जाकर के ये चीजें खत्म हो जाती। जब इतना ज्यादा जन समर्थन कोशिशें हैं तो फेल क्यों हो रहा है? आप देखिए प्रभात जी, आपको पास में उस सवाल के लिए आ जाता हूं। आप 5 साल महापौर रहे
और आप खुद नर्मदा के भक्त हैं, कहते हैं मैं नर्मदा भी जाता हूं, अच्छी बात है, लेकिन 5 सालों में आप एक नाला बंद नहीं करवा पाए। तो फिर जब आप जैसे लोगों को हम जनप्रतिनिधि बना करके ले आए और 5-5 साल आप सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में अपनी ना लाए नर्मदा को, तो फिर कहां गड़बड़ हो रही है सर? नहीं, गड़बड़ नहीं हो रही। देखिए, जब मैं महापौर बना उसके बाद नर्मदा जी घाटों का सौंदर्यीकरण से लेकर नर्मदा जी में ग्वारी घाट में जो नाला मिलता था उसको उस पर एसटीपी प्लांट पहले लगाए मैंने, और उसके बाद उसके आगे तिलवारा के बीच में 2 नाले मिलते हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को भेजा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि हमें नर्मदा जी हमारी जीवनदायिनी, इसको राजनीतिक चश्मे से उतारकर सरकार को देखना पड़ेगा। यदि हम भविष्य में नर्मदा जी को बचाना चाहते हैं, देखिए क्या होता है, कार्य योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उसके लिए ना तो टेंडर हो पाते, ना उसके फंड अलॉट हो पाते, ना उसका एग्जीक्यूशन हो पाता, ना उस पर मॉनिटरिंग होती है। कोई एजेंसी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसकी एजेंसी तय करे और उस पर एक कार्य योजना बनाए। कार्य योजना बनाकर मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार यदि तय कर लेगा तो 2 साल के अंदर ये नाले सब बंद हो सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि नर्मदा जी में बात करना अब एक बड़ा फैशन सा बन गया। मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संकोच नहीं। मैं जी बिल्कुल, प्रभात जी बोलिए। और बिल्कुल इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए, और न केवल चिंतन करना चाहिए बल्कि कार्य रूप में परिणत होकर परीक्षित दिखना चाहिए कि हाँ वास्तव में नर्मदा जी के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, सविता जी मुझे बताइए कि जब सत्ता में लोग होते हैं तो अमूमन नर्मदा भक्ति से ज्यादा उनकी पार्टी भक्ति शुरू हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अजय प्रताप सिंह जी को इस बात का मैं साधुवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने अपनी ही सरकार से पूछा तो है, उनसे गुहार तो लगाई है कि आपने जो वादा पूरा किया है नर्मदा सर्किट का उसे पूरा कर दीजिए, या आपने जो वादा किया है प्रदूषण मुक्त बनाने का उसे। तो ये सत्ता से दूर होते ही नर्मदा प्रेम क्यों जागता है लोगों का, जनप्रतिनिधियों का? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि इच्छा शक्ति होना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं उसकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। प्रभात जी भी बात कर रहे थे, वे स्वयं महापौर रहे हैं, जबलपुर जैसे बड़े शहर के महापौर रहे हैं, और जबलपुर से बहुत बड़े क्षेत्र में नर्मदा जी बहती हैं। जब वे स्वयं थे तब उन्होंने उस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, और सरकार को समय कितना, 18 साल से एक सरकार है, उसको और कितना समय चाहिए कि वो कार्य योजना बनाए, उसका क्रियान्वयन करे और उसके परिणाम जनता को दिखें। मैं ऐसा मानती हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है। जब भी सरकार में बैठे लोगों में, विशेष रूप से वहां नर्मदा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में और सरकार में बैठे लोगों में, जिस दिन इच्छा शक्ति आ जाएगी उस दिन ये काम होगा। मुझे खुशी मिश्रित आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद आखिरकार कितनी मजबूरी में होंगे, और निश्चित तौर पर मैं मानती हूं कि वे प्रेम करते हैं नर्मदा जी से, वे कितनी मजबूरी में होंगे कि उनको अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने पड़े, अपनी ही सरकार को आईना दिखाना पड़ा कि केंद्र में इतने लंबे समय से सरकार है और प्रदेश में इतने लंबे समय से सरकार है, और वो नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक भी ठोस कदम नहीं उठा पाई है। मैं ऐसा मानती हूं कि उनके इस प्रश्न के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागेगी और वो मां नर्मदा के प्रति जो कहती है वैसा करके दिखाएगी। हमारे साथ इस वक्त संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक जल जन जोड़ो अभियान के। बहुत बहुत स्वागत है संजय सिंह जी। और जल संरक्षण के लिए, नदियों के लिए, पानी के लिए जितना काम संजय जी ने किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। संजय जी मुझे बताइए कि इतने सारे पैसे खर्च हो गए, मेरा सवाल बार बार यही उठता है कि संसद में खुद बीजेपी के सांसद सवाल उठाते हैं, साधु संत जो हैं बेचारे वो आमरण अनशन तक कर चुके हैं नर्मदा के लिए, सांसद से लेकर के संत तक और सड़क से लेकर के तमाम आम इंसान तक हर कोई चाहता है नर्मदा का जल प्रदूषण से मुक्त हो क्यों नहीं पा रहा है? असली विलन कौन है सर? देखिएगा, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके इस पूरे मीडिया समूह को, न्यूज 24 ने महत्वपूर्ण विषय को, नर्मदा के बारे में जितनी बातें पिछले 2 दशकों में की गई हैं और जो भी काम हुए हैं वो बहुत ही अपर्याप्त है। नर्मदा एक ऐसी नदी है कि जिसके प्रति मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, गुजरात का एक बड़ा हिस्सा है। मैं ये सब बातें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जान रहे। लेकिन जहां पर आपने जो बातें करी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर्मदा के जल प्रवाह में लगातार कमी आ रही है। इस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नर्मदा अपने न्यूनतम प्रवाह पे बह रही है।
और नर्मदा के आसपास के जो सघन जंगल हैं वो लगातार खत्म हो रहे हैं। नर्मदा के किनारे खनन लगातार बढ़ रहा है। एसटीपी का जो सवाल है, हमसे पहले अभी जो बहन ने ये बात रखी कि जबलपुर के आसपास ही अगर आप देखें तो भेड़ा घाट के आसपास नदी के ये जो एक नया कंसेप्ट आया कि नदी को एक अर्थ गंगा की तरह परिवर्तित कर देना, पूरे की तरह आप देखिए जहां जहां पे नदी में कुछ नेचुरल खूबसूरती थी वहां पे हम उत्सव मनवा रहे हैं, वहां पे प्लास्टिक पहुंच रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। एसटीपी जो चल रहे हैं वो आधी क्षमता से चल रहे हैं। वो तो प्रकृति का कुछ ऐसा वरदान है कि नर्मदा जिस इलाके से, क्योंकि मैं पानी का विद्यार्थी हूं, जिन जिन जगह से जिस नदी घाटी से बहती है आज भी वहां जंगल हैं, इसलिए वो नदी किसी तरह से अपने प्रवाह को बचाए हुए है। यदि समय रहते हुए हमने नर्मदा में ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर से वोट तो ले सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े भूभाग के लिए आने वाले दिनों में संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि ये पूरा इलाका रेंटफीड इलाका है और इस तरह से जिसको कहा जाए कि लगातार इस इलाके में बारिश कम हो रही है और कम होने के कारण फिर नदी के किनारे के जो वन हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और मानवीय दबाव बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और अभी जब से ये जल जीवन मिशन के माध्यम से हमें अभी सारी सरफेस पे स्कीम्स लानी है, नर्मदा से पानी उठाना है, तो नर्मदा से हम पानी का काफी अपव्यय करेंगे, उठाएंगे तो नर्मदा की जो मूल धारा है वो और कम होगी। और मुझे लगता है कि मानवीय लालच से हमें नर्मदा को इस समय बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरत है कि नर्मदा से वास्तविक रूप से समाज को जोड़ा जाए। मैं पिछले 5 साल 10 साल में मैंने देखा कि नर्मदा की सभी दलों ने यात्राएं की हैं, लेकिन यात्रा करने के बाद क्या लोगों ने खनन कम कर पाए हैं क्या? आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पे भी समस्या है नर्मदा के किनारे यही समस्या है। आज हम अप्रैल में बैठे हैं और अप्रैल में कई इलाके में नर्मदा ऐसे हो गई है जैसे बिल्कुल एक नाले की तरह हो रही है और इतनी सुंदर सुखद बहने वाली नदी। ठीक है संजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष जी मुझे बताइए कि संजय जी बता रहे हैं कि खनन चल रहा है, जंगल जो आसपास के थे वो खत्म हो गए और कैसे बचेगी नदी, लेकिन क्या जो थोड़ा बहुत कसर है वो हमारी फैक्ट्रियां पूरी कर रही हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की तरफ तो चल पड़ा है, कीमत सिर्फ नर्मदा को चुकानी पड़ रही है, हमारे जल स्रोतों को चुकानी पड़ रही है। जी सहमत हैं हम उनकी बात से। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि नर्मदा को एक चीज और प्रदूषित कर रही है, वो है डेयरियों का अपशिष्ट। आप यकीन नहीं माने कि 20 साल हो चुके हैं जनहित याचिका हमारी माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है और अब एनजीटी को ट्रांसफर कर दी गई और आज तक मध्य प्रदेश शासन डेयरियों की विस्थापन की नीति नहीं बना पाया। बहुत बड़ा हिस्सा प्रदूषित कर रहा है डेयरियों के अपशिष्ट से, फैक्ट्रियों के से ज्यादा ये कर रहा है। हाँ, ये सही बात है कि लगभग 100 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो इस तरह से चिन्हित की गई है जिसका गंदा पानी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं मिल पाता है, इनडायरेक्टली जैसे उसकी सहायक नदियों में मिलता है और उसके बाद वो नर्मदा में मिल जाता है, या जो नाले बहते हैं उससे फैक्ट्रियों के उसमें से पानी जाके नर्मदा जी में मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री, अमलई की फैक्ट्री देख लीजिए, उसका मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा है। हमारे नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री है, उसको हम लोगों ने पीछे पड़ के उसका रुकवाया, कुछ प्रयास किया, एनजीटी में केस लगाया तो वो कुछ रुका है। वैसे लगभग 100 फैक्ट्रियां हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नर्मदा को प्रदूषित कर रही हैं और दूसरी चीज खनन भी कर रही है, जल का इस्तेमाल कर रही है वो उसके। ठीक है, तो क्या होता है जब इस जल का इस्तेमाल करते हैं तो वापस जो खराब पानी रहता है उसको छोड़ते हैं तो नाले के माध्यम से वहीं जाके फिर से मिल जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने में आ रहा है। अजोला वनस्पति नर्मदा में बहुत ज्यादा फैल रही है और जिसका सीधा सा कारण है अपशिष्ट, देवरियों का जो अपशिष्ट है और फैक्ट्रियों का, उसके कारण ये वनस्पति पैदा होती है और इससे जीवन रेखा को, जीवन को इसके प्रभावित कर रही है और बहुत संभावना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका पानी खराब हो जाएगा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस नर्मदा को सबसे पवित्र और पाक साफ नदी माना जाता है, उस नर्मदा के पानी को पीने लायक तो छोड़िए, आचमन लायक तो छोड़िए, उससे अगर आपने खेत सींच दिए, खेतों में सिंचाई उस पानी की हो रहेगी, तो उसमें पैदा हुई फसलों को लोग ऑर्गेनिक नहीं मान रहे हैं विशेषज्ञ, क्योंकि उसमें इतना केमिकल पाया जा रहा है। क्योंकि नर्मदा के पानी से सिंची हुई फसलों को ऑर्गेनिक टैग देने से एजेंसियां मना कर रही है। हमारा कहना नहीं है, यह नर्मदा के लिए लगातार काम करने वाली मेधा पाटकर का कहना है। मेधा पाटकर ने प्रदूषण को लेकर के बहुत और भी चीजें कही हैं, जरा उनका बयान भी सुना देते हैं। क्योंकि नर्मदा की बात करें तो नर्मदा के लिए काम करने वाले लोगों की बातें जरूर इस मंच से उठनी चाहिए। और नर्मदा ऐसा मामला है जिसको लेकर के हर मध्य प्रदेश का इंसान कहता है कि उसे स्वच्छ होना चाहिए, पर समझ नहीं पाता कि क्या दिक्कत हो रही है। तो नर्मदा को लेकर के कहां दिक्कत है, क्या प्रदूषण हो रहा है, आइए सुनाते हैं मेधा पाटकर क्या कह रही हैं। सबसे ज्यादा अशुद्धता बढ़ी है 2 कारणों से। एक कि जैसे पीथमपुर जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट का पानी
वैष्णो देवी ढाबा के मालिक के द्वारा फेंका जाता था, अजनार नदी में पहुंचता था, अजनार से कारम, कारम से नर्मदा तक पहुंच गया है। ये नर्मदा आज केमिकल से भरी हुई है। दूसरी बाजू शहरों की गंदगी और गांव की खेती के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के पूरे अवशिष्ट पदार्थ बहते हुए पानी के साथ नर्मदा में कितनी मात्रा में आ रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट्स के अनुसार 150 मिलियन लीटर्स यानी 150 दशलक्ष लीटर से कम नहीं जाता है पानी हर दिन। तो लास्ट में प्रभात साहू जी, चूंकि आप जिम्मेदार है, पार्टी जो है अभी इस वक्त सत्ता में, चाहे केंद्र हो या राज्य में, आपसे मैं बस 20 सेकंड में जानना चाहूंगा कि अब क्या वाकई में कोई जरूरत है कि इस पर एक्शन हो जाए। सांसद साहब कह रहे हैं बीजेपी के, क्या आप भी मांग रखेंगे जबलपुर के नर्मदा पुत्र होने के नाते? प्रभात जी। प्रभात जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही हमारी, लेकिन सविता जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस इस मामले को लेकर के जी बोल रहे हैं। हाँ। बोलिए बोलिए प्रभात जी बोलिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और सरकार को इस मामले में गंभीरतापूर्वक बातचीत करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए और इसका एग्जीक्यूशन करना चाहिए। मांग चाहे सांसद करें, चाहे हम करें, चाहे जनता करे, सारे लोगों को इस बात को मालूम है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि नर्मदा जी हमारे लिए जीवनदायिनी है और इसलिए बातें बहुत हो चुकी है। अब काम करना चाहिए सरकार को, काम के साथ जिनका लगाव है नर्मदा जी से, ऐसे सारे लोगों को विश्वास में लेकर नर्मदा जी में मिलने वाले नालों को सबसे पहले रोकना चाहिए। कोई बड़ी ठोस योजना बनना चाहिए। नर्मदा जी के किनारे जो पर्यावरण को जो जंगल कट रहे हैं उस पर बंद होना चाहिए, उसको सख्ती से कार्रवाई उन पर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इसमें हम सबको शामिल करना चाहिए, जन भागीदारी होना चाहिए। जब तक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, अभी मैं देखता हूँ कि नर्मदा के किनारे लोग बड़े बड़े भंडारे करते हैं और फिर तमाम डिस्पोजल ग्लासेस, कपें, प्लेट सब नर्मदा में बहा देते हैं। ये बड़ी गंदगी है। सरकार को इस पर सख्ती से कदम उठाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत विलंब हुआ है इस मामले में, देर आए दुरुस्त आए, सरकार पर चिंता करना चाहिए, बड़ी एग्जीक्यूशन प्लान बनाना चाहिए और सख्ती से उस पर काम करना चाहिए, शीघ्रता से काम करना चाहिए। तो पैसे की कमी नहीं है, जन जागरूकता को थोड़ा बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो है इच्छा शक्ति। संजय सिंह जी कह रहे थे, मनीष शर्मा जी जैसे लोग इतने सालों से लगे हुए हैं लेकिन नर्मदा को वो प्रदूषण से मुक्त नहीं करा पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी कोशिशों का असर नर्मदा के निश्चल जल में दिखे और वहां से प्रदूषण कुछ कम हो। तो नर्मदा के जो कर्ज है मध्य प्रदेश की धरती पर, जमीन पर, जिस पर हम तमगा ले आते हैं हर बार, कृषि कर्मण पुरस्कार, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन, एक जमीन से हम एक साल में 3-3, 4-4 तरह की फसलें निकाल लेते हैं। वक्त आ गया है कि नर्मदा के लिए अब हमें संजीदा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, प्रभात जी, मनीष जी और संजय जी, आपका हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।